My dear friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the questions which have been asked in the NEET 2026 एग्ज़ाम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेनली जो डिस्कस करूँगा दैट इज़ दी क्वेश्चंस विच वर फ्रॉम द बॉटनी सेक्शन. तो लेट्स स्टार्ट. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज़ द इवल क्वार्टेट ऑफ biodiversity loss include which of the following. अब this question have been come from the biodiversity and conservation chapter. अब अगर हम बात करें evil quartet क्या होता है, evil quartet means group of main causes जिसकी वजह से biodiversity की loss हो रहा है. तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके causes आ जाते हैं. फर्स्ट इज़ द habitat loss, सेकेंड इज़ द habitat loss and fragmentation, second is over exploitation, third is alien species का invasion and fourth is co-extinction. तो the right answer of this question is option number second. next अगर क्वेश्चन की बात की जाए 92 की, इसमें they have asked which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis. तो जो आपका ribosomal RNA होता है that is rRNA, तो इट इज़ सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस. अगर आपको याद हो तो दिस इज़ योर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कुछ नॉन मेम्ब्रेन डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. तो ये जो न्यूक्लियोलस है दिस इज़ डेंस स्ट्रक्चर जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और यही वो पार्ट है सेल का जहाँ पर आपका क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए. और अगर आपको याद हो तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है यही कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या भी बनाता है आगे आपका राइबोसोम, राइट. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 93, इट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर. तो जो इसमें हमने मैच द कॉलम करना है. तो अगर मैं बात करूँ G1 फेज़ की, तो जो G1 फेज़ है ये कैसी स्टेज होती है, एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज होती है जिसमें सेल ग्रो करता है कॉन्टिन्यूसली बट उसका DNA रेप्लिकेट नहीं करता. देन सेकंड अगर हम ऑप्शन की बात करें S फेज़, तो S फेज़ वो वाला पार्ट है इंटरफेस का जहाँ पर DNA का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और DNA का अमाउंट रेप्लिकेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, डबल. तो 20 का ऑप्शन विल बी थर्ड. अगर मैं बात करूँ G2 की, तो G2 जो है इस स्टेज में भी सेल ग्रोथ करता है. यहाँ पर एक मेन प्रोटीन बनती है दैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन. तो G2 फेज़ में आपका क्या होगा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड वाइल सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस, राइट. और जो M फेज़ होती है इसमें आपका सेल क्या करता है, एक्चुअली डिवाइड करता है. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो A का क्या बनेगा, सेकंड, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. और B का अगर बात करें थर्ड, C इज़ फोर्थ एंड D इज़ वन. तो इस क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ यही पता होता कि G1 सेल में सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा बट उसका DNA रेप्लिकेट नहीं करता, तो आप सीधा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ऑप्शन क्या लगा सकते थे, फर्स्ट. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द इकोलॉजी फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम. तो ध्यान से समझना, इसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना बायोमास बन रहा है, किस स्पीड पे बन रहा है, दैट इज़ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. तो ए का आपका ऑप्शन क्या होगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज़ ऑप्शन थर्ड. अगर मैं बात करूँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इट इज़ GPP माइनस R. GPP इज़ योर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड R इज़ रेस्पिरेटरी लॉस. तो जितना भी GPP बनेगा अगर आप उसमें से रेस्पिरेशन में जितना बायोमास यूज़ होगा उसको माइनस कर दोगे तो वो आपको क्या देगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ NPP. और तो बी का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट, दैट इज़ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन का लॉस. देन सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है कि जितना टोटल बायोमास प्रोडक्शन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी.
तो इसका आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर्स ओनली। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जब प्लांट को किसी एनिमल ने खाया तो वो जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। तो ए का आपका क्या है, थर्ड, तो दैट इज़ इन 2 ऑप्शंस ओनली। तो फर्स्ट एंड 2 आपके फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट। बी का आपका क्या आएगा, फर्स्ट, जो दोनों में ही गिवन है। सी का आपका क्या आएगा, फोर्थ, एंड डी का क्या आएगा, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम दी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर। अब इसके अकॉर्डिंग पहली स्टेटमेंट अगर देखें तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो इसमें कि करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, दीज आर बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस, राइट। ये स्टेटमेंट ठीक है। जो अमेज़न फॉरेस्ट है वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ थे उनको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है और उन जंगलों को साफ़ किया जा रहा है ताकि वहाँ पे क्या उगाया जा सके, सोयाबीन। तो जब आप पेड़ काटोगे, ट्रीज़ काटोगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स होंगे, बर्ड्स होंगे, बाकी के ऑर्गेनिज़म्स होंगे, वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, दैट इज़ उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकेंड अगर स्टेटमेंट देखें, स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन, राइट। जो स्टीलर सी काउ है एंड पैसेंजर पिजन है, ये दोनों ही एक्सटिंक्शन हुए थे ड्यू टू दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा, जब भी ग्रीड जो है वो टर्न्स, जब भी नीड टर्न होती है ग्रीड में, देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जब भी हमारी जो ज़रूरत है वो लालच में बदल जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हम ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका क्या होने लग जाएगा, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है सी ऑप्शन देखिए, अगर द नील पर्च इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ किक्लिड फिशेस इन द लेक। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज किक्लिड फिशेस का एक्सटिंक्शन हुआ था, वहाँ से कम हुआ था नंबर ड्यू टू द नील पर्च के इन्वेजन की वजह से। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाटर हायसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज़, राइट। ये जो स्पीशीज़ थी वाटर हायसिंथ, जिसका साइंटिफिक नेम इज़ आइकोर्निया, ये पहले इंडिया में नहीं मिलती थी। इसको यूरोपियंस लेके आए थे इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल मूव कलर के फ्लावर की वजह से, जिसकी वजह से जब ये इंडिया में आए तो इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिला। तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ थी वहाँ पे इसने अपना नंबर क्या किया, इंक्रीज़ किया थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे जैसे इसका नंबर इंक्रीज़ हुआ तो इसने सारी की सारी वाटर बॉडीज़ को ऑलमोस्ट क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ये क्या है, एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, राइट। व्हेन अ स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होगी, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं आर विद इट आर नॉट अफेक्टेड। तो दिस इज़ रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ ओफाइरिस का, जो एक ऑर्किड है और उसकी जो पॉलिनेशन करवाती है बी, अगर ये बी का एक्सटिंक्शन हो गया तो इस ओफाइरस प्लांट में भी क्या नहीं होगा, पॉलिनेशन। तो बी के एक्सटिंक्शन की वजह से ओफाइरस भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, बिकॉज दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या थे, इंटर डिपेंडेंट, राइट। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्या बताना है, करेक्ट आंसर कौन कौन सा है, तो दैट इज़ ऑप्शन ए, बी एंड डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम आपको मैं बॉटनी के क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जो 96 क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम दी बायोमोलिक्यूल चैप्टर। चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जो लिपिड्स होते हैं दे आर जनरली वाटर सोल्यूबल, नहीं, जो लिपिड्स होते हैं दीज आर वाटर इनसोल्यूबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। जो प्रोटीन्स हैं दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रू है ये। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं, राइट, ये भी ट्रू है।
Adenine, guanine are substituted pyrimidine. No, these are adenine और guanine क्या होते हैं आपके प्यूरिन्स होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये ट्रू है. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट कुछ एंजाइम्स है जो आरएनए के भी बने होते हैं. उन एंजाइम्स को क्या नाम दिया जाता है? राइबोजाइम. जो आरएनए वाले एंजाइम होंगे उनका क्या नाम है? राइबोजाइम. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? बी, सी एंड ई. तो दैट इज़ ऑप्शन सेकेंड. अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ 97 की, इसमें बोला है कि कितने ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन साइकिल. अब अगर मैं केल्विन साइकिल की बात करूँ तो वहाँ पर 1 CO2 फिक्सेशन के लिए हमें 3 ATP चाहिए होते हैं एंड 2 NADPH रिक्वायर्ड है. बट अगर हमने ग्लूकोज बनाना है एक मॉलिक्यूल तो उसके लिए हमें कितने CO2 चाहिए होंगे? 6 CO2. तो एक CO2 के लिए अगर 3 ATP हैं और 2 NADPH है तो 6 CO2 फिक्सेशन करके एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने चाहिए होंगे? 6 × 3 ATP that is equals to 18 ATPs and 6 × 2 NADPH that is equals to 12. तो कितने ATP चाहिए आपको? 18 ATPs चाहिए और 12 NADPH चाहिए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट. तो इस बच्चे ने गलत किया हुआ ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 99. अब जो डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर. तो इसका क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड. डेट्राइटस क्या होता है? डेड रिमेन ऑफ द प्लांट और एनिमल. तो बी का क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज़ करना इनऑर्गेनिक मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को इन द सॉइल में बाय द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स. और ह्यूमिफिकेशन का क्या मतलब है आपका? ह्यूमस का फॉर्मेशन, दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस कोलोइडल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस. तो आपका ए का ऑप्शन आ जाएगा. तो कोई इसको इरेज कर लेते पहले. जो ए है उसका आपका आ जाएगा थर्ड. 2 ऑप्शंस में है तो पहले दोनों एलिमिनेट हो गए. बी का क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ. तो थर्ड में ही है तो थर्ड ऑप्शन सीधा ही आ गया. चलो लेट्स चेक कर लेते फिर भी. सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड. तो इन्होंने पूछा है कि कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसमें ओव्यूल्स नेकेड हैं, उनके अराउंड कोई भी ओवरी की कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो टोटली क्या है? एक्सपोज्ड हैं. तो ओव्यूल्स नेकेड किस में होते हैं? जिनके अराउंड ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, इन द जिम्नोस्पर्म. तो अगर हम इन सभी प्लांट्स की बात करें तो इसमें जो स्लेजिनेला है दैट इज़ योर टेरिडोफाइट. जो आपका फ्यूनेरिया है इट इज़ अ मॉस, दैट इज़ ब्रायोफाइट का एक टाइप है. वोल्फिया जो है वो आपका क्या है? एंजियोस्पर्म. और पाइनस क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं और कवर्ड नहीं होते बाय द ओवरी वॉल. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 दैट इज़ पाइनस. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये मॉर्फोलॉजी से पूछा गया फ्रॉम द प्लेजेंटेशन टॉपिक. प्लेजेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड उसके ऊपर ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी. तो अगर हम बात करें मार्जिनल प्लेजेंटेशन का, तो मार्जिनल प्लेजेंटेशन इज़ फाउंड इन पी. एक्साइल प्लेजेंटेशन जो है इट इज़ फाउंड इन द लेमन. पेराइटल इज़ फाउंड इन द मस्टर्ड एंड बेसल इज़ इन द मैरीगोल्ड. तो आपका क्या ऑप्शन बन जाएगा? ए का सेकेंड. तो एक ही ऑप्शन में है तो आंसर ही कौन सा होगा आपका? ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने पूछा कि एंजियोस्पर्म में जो रूट हेयर्स होते हैं रूट में, वो कौन से पार्ट ऑफ रूट से अराइज करते हैं, कौन से रीजन से अराइज करते हैं? तो जो रूट होते हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. और ये कौन से रीजन से अराइज करते हैं? फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन
और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे क्या रूट हेयर सिंगल होता है कि मल्टीपल होते हैं, थाउजेंड्स में कि मिलियंस में कि बिलियंस में। तो आपको मुझे ये डाटा बताना है कि ये क्या मिलियंस में होंगे कि बिलियंस में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। अब अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के सेल की बात करें, तो उसमें 3 तरह की ग्रोथ फेज़ होती है। सबसे पहली होती है इमेच्योर फेज़, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक फेज़ भी बोलते हैं। देन इलोंगेशन फेज़ आती है और उसके बाद क्या हो जाती है, मैच्योरेशन फेज़। अब अगर हम इमेच्योर फेज़ की बात करें तो वहाँ पे वैक्यूल क्या एब्सेंट रहती है, प्रोमिनेंट क्या होता है न्यूक्लियस, और सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, थिन। बट अगर मैं बात करूँ इलोंगेशन फेज़ की, तो वहाँ पे सेल के अंदर एक लार्ज साइज़ की वैक्यूल डेवलप कर जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे हो जाएगा, स्मॉल साइज़ का होता है, और यहीं पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी डेवलप होगा। दैट इज़ उसमें कुछ नए मटेरियल्स का ऐड ऑन होना शुरू होगा, जैसे कि लिग्निन। और ये जो सेल है इलोंगेशन फेज़ में, ये ना तो डिवाइड कर सकता है और ना ही अभी तक पूरी तरह क्या हो चुका है, स्पेशलाइज। बट मैच्योरेशन फेज़ में जैसे ही ये सेल जाएगा तो वो फुली क्या हो चुका है, स्पेशलाइज। मीन्स वो एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, बट वो क्या नहीं कर पाएगा, डिवीजन। तो इलोंगेशन फेज़ में आपका वैक्यूलाइजेशन होता है, दैट इज़ वैक्यूल का डेवलपमेंट अभी हमने सुना और देखा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, इलोंगेट। तो ये तो होता है, ये तो ट्रू है। लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, इमेच्योर स्टेज में। बट इलोंगेशन फेज़ में लार्ज न्यूक्लियस नहीं होता, स्मॉल साइज़ का होता है, पेरिफेरल इन पोजीशन होगा। सेल का इलोंगेशन होगा, इनलार्जमेंट होगा, ये तो ट्रू है, ठीक है। और न्यू सेल वॉल डेपोजिशन होगा, राइट। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन या स्यूबरिन, तो ये भी ट्रू है। तो आपको बताना क्या था, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेंशन्ड है, तो ये वहाँ से आया क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं। वन इज़ प्रमोटर, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, वन इज़ टर्मिनेटर, जिसको T से डिनोट किया, एंड वन पार्ट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, DNA की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, एक 5' to 3' और दूसरी 3' to 5', राइट। अब ध्यान से समझना, इन दोनों में से एक स्ट्रैंड होती है आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड होगी वो हमेशा कौन सी पोलैरिटी की होगी, 5' से 3'। तो ये जो स्ट्रैंड है 5' से 3' वाली, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो 3' से 5' वाली स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जब भी आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बताते हो, वो हमेशा विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड बताते हो। कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5' एंड होगा वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, उस तरफ प्रमोटर, और जो 3' एंड होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, टर्मिनेटर, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका, स्ट्रक्चरल जीन। तो विद रेफरेंस टू अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, तो स्ट्रक्चरल जीन के रेफरेंस में विद रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड ही प्रमोटर किस तरफ है, 5' एंड की तरफ। तो ध्यान से अब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये तो ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, राइट। देन सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, बी पे, द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। यस, विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड
अगर हम स्ट्रक्चरल जीन को भी देखें, स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड की तरफ अपस्ट्रीम क्या प्रेजेंट है आपका प्रमोटर, और डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ 3' एंड की तरफ क्या प्रेजेंट है टर्मिनेटर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब प्रमोटर वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आके क्या बाइंड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो ये किसकी बाइंडिंग साइट है आपकी आरएनए पॉलीमरेज की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। द प्रमोटर इन डीएनए इज ए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ट्रू है। प्रमोटर के बेसिस पे ही आप क्या बताते हो कि कौन सी स्ट्रैंड कोडिंग है, और जो स्ट्रैंड कोडिंग हुई उसके ऑपोजिट वाली क्या होगी टेम्पलेट। लेट्स सपोज कि अगर हमने इसको कोडिंग कंसिडर किया तो ये वाला एंड कौन सा होगा प्रमोटर, और ये वाला एंड कौन सा होगा टर्मिनेटर, राइट। तो ये भी ठीक है। टर्मिनेटर जो है वो 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ है, और ये डिफाइन करेगा क्या चीज़ एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये भी ठीक है। जो प्रमोटर है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, और टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन आके क्या होती है स्टॉप होती है, रुकती है। तो इसमें सारी के सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट, दैट इज़ ABCDER करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल अगेन। अल्फा हेलिक्स इज़ फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन होती है वो कौन सा स्ट्रक्चर है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 जो बॉटनी से है। द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन दी ग्रासेस इज। अब अगर आपको याद हो तो ग्रासेस के जो लीफ होते हैं उनमें अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर कुछ लार्ज साइज़ के खाली सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर इवेपोरेट करवाएंगे। तो ध्यान से समझना, जब दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, जब टेम्परेचर इज़ हाई, सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे इन सेल्स के अंदर जो वाटर स्टोर होगा वो इवेपोरेट करेगा। जैसे ही वो वाटर इवेपोरेट किया तो बीच वाले पार्ट ऑफ एपिडर्मिस में प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। जैसे ये प्रेशर कम हुआ तो इस पार्ट से क्या होने लग जाएगी फोल्डिंग होगी। जैसे ही फोल्डिंग होगी तो लीफ आपका क्या हो जाएगा कर्ल कर जाएगा पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। जैसे वो लीफ कर्ल हुआ पेरिफेरी से सेंटर की तरफ तो अब उसमें जो लॉस ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया ही आपने फोल्ड कर दिया, कर्ल कर दिया, तो वो सनलाइट के कांटेक्ट में पूरा का पूरा नहीं आएगा। तो ये क्यों किया प्लांट ने, ग्रासेस ने, ताकि वो अपने वाटर के लॉस को क्या कर सके मिनिमाइज़ कर सके जब वाटर स्ट्रेस है, दैट इज़ कब ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम, दोपहर के टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैं इरेज कर लूँ इसको पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में से है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, जो वाटर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और प्रोटॉन्स रिलीज़ होंगे ल्यूमन में, तो वो किस कॉम्प्लेक्स के साथ होते हैं PS2 के साथ, नोट विद PS1। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स। जो C4 प्लांट्स हैं उनमें C4 साइकिल भी चलता है और C3 पाथवे भी चलता है, C3 साइकिल भी चलता है। C4 साइकिल तो मेनली इसलिए चलता है ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन को किसी न किसी तरीके से रोक सके, बट C3 साइकिल उनमें मेन पाथवे होगा जिससे क्या बनेगा ग्लूकोज। तो चाहे आपका कोई भी प्लांट है, C4 प्लांट है या C3 प्लांट है, उनमें जो भी खाना बनेगा ग्लूकोज बनेगा वो हमेशा किस साइकिल के थ्रू बनेगा, C3 पाथवे या C3 साइकिल के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ। C4 प्लांट्स जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, तो ये भी ट्रू है आपका। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप कमेंट में बताना कि क्या C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करते हैं और इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्रेन्स एनाटमी। C3 प्लांट्स एक्जिबिट क्रेन्स एनाटमी, नो। क्रेन्स एनाटमी किस में देखने को मिलता है आपको C4 प्लांट्स में, तो दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर्स थ्रू दी केमियोस्मोसिस, ये भी ठीक है। जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसी का यूज़ करके आप क्या एक्सप्लेन करते हो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट। तो कौन कौन सी इनकरेक्ट है, ए एंड एफ, ए एंड डी। तो ऑप्शन सेकेंड इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट में दिया हुआ है कंजक्टिव टिश्यू। जो कंजक्टिव टिश्यू है ये आपको रूट के केस में नज़र आता है, चाहे वो डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट। उनके कौन से पार्ट में नज़र आएगा, वस्कुलर बंडल्स वाले पार्ट में। तो वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, रेडियली अरेंज। तो जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन में पेरेन्काइमा का एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। तो इट इज़ अ टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम in dicot root and monocot root but not in stem and leaf। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि जो एंडोडर्मिस होती है रूट की, उसकी इनर टेजेंशियल वॉल्स के ऊपर स्यूबरिन का डेपोजिशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया इसका। अगर मैं बात करूँ सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स कौन से होते हैं, जो गार्ड सेल को प्रोटेक्शन देते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, जो गार्ड सेल्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन। तो ये उनके बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे, विसिनिटी में होंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट। स्टार्च शीथ होती है, ये एंडोडर्मिस को बोलते हैं इन डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनमें स्टार्च ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंडोडर्मिस को ही हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ। तो आपका ए का क्या आ जाएगा, थर्ड। दो ऑप्शंस में है तो पहला और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सेकंड अगर हम बात करें तो बी का क्या आ जाएगा, 4, सी का आ जाएगा 1 एंड डी का 2। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बॉटनी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 111 हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वॉल्वमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट के पाथवे की, तो उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं। अगर एक ही प्लांट के ऊपर दो तरह के लीफ बन रहे हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोफिली, ठीक है। वो क्यों बनती है, ड्यू टू द प्रोसेस नेम्ड एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब मुझे बताना आप लोग कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है ड्यू टू डेवलपमेंटल स्टेजेस, और कौन सा ऐसा प्लांट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिसमें इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से प्लास्टिसिटी नज़र आएगी, हेट्रोफिली नज़र आएगी। अब रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है उसकी टिप के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे एपिकल बड होगा, तो ये गलत हो गया। अगर टिप के ऊपर एपिकल बड है तो ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, तो ये भी गलत है। फ्लावर्स जो है वो एक्सिलरी बड से अराइज करते हैं और किस मैनर में होते हैं, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब कि बेस की तरफ जो फ्लावर होंगे वो ओल्डर होंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो फ्लावर का साइज़ छोटा होता जाएगा, दैट इज़ वो कैसे होते जाएंगे, यंग। फ्लावर सॉलिटरी नहीं होते, ग्रुप में होते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर इन 4 में से जिसमें सब्सटीट्यूशन होगा ग्लूटामिक एसिड का GLU का बाय द वेलिन VAL एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इसका सीधा सही आंसर है क्या है, सिकल सेल अनीमिया। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों पेरेंट के करैक्टर मिक्स ऑन हो जाते हैं और एक नया ही फिनोटाइप ऑब्जर्व होता है F1 प्रोजनी में, प्लांट में। तो ये किसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंटीनाहेनम मेजस का। को डोमिनेंस आपको किस में देखने को मिलता है, इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो आपका AB ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंस का।
प्लियोट्रॉपी इज सीन इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। और प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जब एक ही जीन से मल्टीपल कैरेक्टर्स शो होंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स मल्टीपल जीन्स कंट्रोल्स दी सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर। तो आपका ए का सेकंड आएगा, बी का 4, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया, अब ये भी एलिमिनेट हो गया। सी का 3 एंड डी का 1, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब आपको बताना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड करेक्ट सीक्वेंस। अब एंथर के अंदर, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, सबसे पहले ये बनेगा, फिर इसी के सेल्स आगे स्पेशलाइज होंगे और क्या बनाएंगे? पोलन मदर सेल। और उन पोलन मदर सेल में देन मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर का क्या बनेगा? एक टेट्राड। और देन टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट होंगे, डिसोसिएट होंगे, और हर एक माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? आपका पोलन ग्रेन। तो सीक्वेंस क्या होगा? बी डी ए सी, बी डी ए सी, दैट इज ऑप्शन 3। अब डीएनए फिंगर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम डीएनए का क्या करते हैं? आइसोलेशन करते हैं सैंपल में से, और उस लॉन्ग डीएनए को देन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहला स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन, दैट इज ब्रेक डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, उन फ्रेगमेंट्स का क्या करेंगे? उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेशन करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो सेकंड ऑप्शन क्या आएगा आपका? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ही आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन आप क्या करोगे? उन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करोगे सिंथेटिक नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। फोर्थ, अब उन सेपरेट जो ट्रांसफर्ड फ्रेगमेंट्स हुए सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर, अब उनके ऊपर आप क्या डालोगे? प्रोब्स, VNTR प्रोब, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट वाले डीएनए के प्रोब्स। तो वो प्रोब्स अब क्या कर जाएंगे? उसके साथ बाइंड, दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग द रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स। देन जहाँ जहाँ पर प्रोब्स बाइंड करें वो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको डिटेक्शन करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है डीएनए फ्रेगमेंट्स का विद द VNTR प्रोब, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे? एट द एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो आपकी जो करेक्ट सीक्वेंस होगी दैट इज ए ई। तो पहले दो ऑप्शन में ए ई है, दूसरे थर्ड और फोर्थ क्या हो गया? एलिमिनेट। देन उसके बाद सी, देन बी एंड देन डी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी टॉपिक। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करें, दैट इज exploring molecular genetic species level diversity for the products of economic importance is called। अब जब भी आप बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करोगे, चाहे स्पीशीज़ लेवल पे यूज़ कर रहे हो या जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल पे यूज़ कर रहे हो या मोलिकुलर डाइवर्सिटी के लेवल पे यूज़ कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ताकि आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सको, तो दैट इज़ नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। आप उनको सिर्फ एनालाइज कर रहे हो कि आपको इनसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब हनी बी के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज़ हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें जो फीमेल हनी बीज होती हैं वो डिप्लॉयड होती है विद 32 क्रोमोसोम, और जो मेल हनी बीज होते हैं ड्रोन, वो कितने होते हैं विद 16 क्रोमोसोम, दैट इज़ हैप्लॉयड। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, अच्छा इस चीज़ को पहले समझना, मेल हैप्लॉयड है और फीमेल कैसी हैं? डिप्लॉयड। अब फीमेल डिप्लॉयड है, मेल इज़ हैप्लॉयड। अगर फीमेल में मियोसिस हुई
तो वो क्या बनाएगी, एग बनाएगी, और मेल जो है वो माइटोसिस से क्या बनाता है, स्पर्म। अगर एग और स्पर्म फ्यूज़ किए तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और इस जाइगोट से आगे क्या डेवलप करेगी आपकी फीमेल बी, जो या तो वर्कर हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, क्वीन। तो फर्टिलाइजेशन जब भी होगी तो जाइगोट बनेगा, और कौन सी बी डेवलप करेगी, फीमेल बी। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स इनटू अ फीमेल दैट इज़ क्वीन और वर्कर। ये तो ट्रू है। अब अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो एग होगा ये आगे डेवलप कर जाएगा किसमें, डायरेक्टली इनटू द मेल बी बाय द माइटोसिस एंड प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस। अब मेल हैप्लॉयड है, फीमेल कैसा है, डिप्लॉयड। तो मेल के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दैट इज 16 एज कम्पेयर टू द फीमेल जिसके पास क्या होंगे, 32 क्रोमोसोम। तो ये भी ट्रू है। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, नहीं, मेल हैप्लॉयड है और गमीट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉयड। तो अगर मेल को स्पर्म बनाना है, स्पर्म भी हैप्लॉयड है, मेल खुद भी हैप्लॉयड है, तो कौन से डिवीजन करेगा, वो इक्वेशनल डिवीजन दैट इज माइटोसिस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। हनी बी हैव अ हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, राइट, ये ट्रू है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका, डी। तो डी वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके स्टेप्स को बताना है। सबसे पहले आप क्या फॉलो करोगे, डीनेचुरेशन दैट इज सेपरेशन ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड्स। देन आप प्राइमर ऐड करोगे और वो प्राइमर DNA की सेपरेट स्ट्रैंड्स के ऊपर बाइंड करेगा दैट इज प्रोसेस इज नोन एज अनीलिंग। और देन उस प्राइमर का यूज़ करके टैग पॉलीमरेज आगे उनको क्या करेगा, इलोंगेशन करवाएगा बाय एडिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में दैट इज डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी, ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो मेन क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो RH विटेकर ने दी थी 1969 में, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, उसमें सेल स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड था कि क्या सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, क्या उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा गया कि क्या सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने क्या नहीं देखा क्लासिफिकेशन के टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, फ्लैजेलम का प्रेजेंस नहीं देखा। रिप्रोडक्शन कंसिडर किया था, फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे स्टडी की। तो सी वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दो, और बाकी सारे क्या है करेक्ट, दैट इज़ A, B, D एंड E। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रिप्लॉइड सेल कौन सा होता है। अगर हम सेंट्रल सेल की बात करें तो सेंट्रल सेल कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियर जो अनफ्यूज्ड होते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, N+N। प्राइमरी एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इट कंटेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो खुद भी कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। जाइगोट मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से बना है और दोनों गैमीट कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो जाइगोट कैसा होगा, 2N। साइनर्जिड फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक का पार्ट और कैसा होता है ये सेल, हैप्लॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। जो हिस्टोन्स होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, राइट। अब जो आपके हिस्टोन है कौन कौन से, H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी कितनी कितनी कॉपीज़, 2 कॉपीज़, 2 कॉपीज़ ऑफ H2A, 2 कॉपीज़ ऑफ H2B, 2 कॉपीज़ ऑफ H3 एंड 2 कॉपीज़ ऑफ H4। ये आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन का ऑक्टामर। अब हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि इनमें 2 अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा नंबर में मिलते हैं दैट इज़ लाइसिन एंड आर्जिनिन, दैट आर बेसिक अमाइनो एसिड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स।
तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज नहीं होते, पॉजिटिवली चार्ज होते बट बेसिक होते, ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट ओवरऑल क्या है आपका, फॉल्स। स्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू दैट इज लाइसिन और आर्जिनिन, ये भी ट्रू है। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इनके अराउंड डीएनए आपने रैप करवाना है, टर्न करवाना है, रोल करवाना है इसके ऊपर, तो वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, नहीं, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड क्या करता है, रैप होता है कितने टर्न्स में, इन अराउंड 1.75 टर्न्स, तब जाके आपका ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोसोम। तब जाके आप इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसोम। क्या यहाँ तक हुआ क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ई स्टेटमेंट की बात करें, पैकेजिंग अगर हम यूकैरियोटिक सेल की ही बात करें इस पूरे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे 2 लेवल्स पे होती है। पहला, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो कंडेंस होता है, पैक होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। बट जब सेल को डिवाइड करना होता है तो क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होते हैं इनटू द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये ट्रू है ई स्टेटमेंट। द पैकेजिंग एट क्रोमोसोमल लेवल, chromatin at higher level require additional set of proteins called non-histone chromosomal protein, right? तो यहाँ पे हायर लेवल का मतलब क्या है कि आपने पैकेजिंग करना है किस लेवल पे, क्रोमोसोमल लेवल पे, ठीक है। तो इसमें आपकी सारी स्टेटमेंट ठीक है एक्सेप्ट दी स्टेटमेंट डी। तो डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो क्या बच गया, ए एक्सेप्ट बी एंड डी। तो बी एंड डी वाली स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, बच गया कौन सा, ए सी एंड ई। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब इन सिटू कंजर्वेशन कौन सी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? इन सिटू कंजर्वेशन वो वाली कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट होने से रोकोगे, उसको लॉस होने से रोकोगे। कैसे? उसी के नेचुरल हैबिटेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लायन किसी फॉरेस्ट में मिल रहा है और आप उस लायन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लायंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस फॉरेस्ट को ही पूरा का पूरा क्या कर दोगे, प्रोटेक्ट कर दोगे। उसको एक रूल बना दोगे गवर्नमेंट की हेल्प से कि ये पूरा का पूरा एरिया लीगली प्रोटेक्टेड है, अगर कोई भी ह्यूमन इसके अंदर एंटर किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आपने ऐसा करने पे उस ऑर्गेनिज्म को उसी के नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट में क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं हम, इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। तो जो सेक्रेड ग्रुप्स होती हैं, दीज आर योर इन सिटू कंजर्वेशन। बाकी की सारी क्या है आपकी एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन वो स्ट्रेटजी है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में सेव नहीं कर रहे, उसको वहाँ से उठा के कहीं और लेके जा रहे हो सेफ प्लेस पे, और वहाँ पे उसको क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, सेव कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि ज़ूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटैनिकल गार्डन। तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हम यही करते हैं ना, किसी फॉरेस्ट से लायन ले आए और उसको वहाँ पे पिंजरे में रख दिया अपनी निगरानी के सामने, ताकि वो इंडेंजर ना हो पाए, लॉस ना हो पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेक्रेड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125, दैट इज इन लैक ऑप्रोन द जेड जीन कोड 4। अब लैक ऑप्रोन के केस में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड, वाई एंड ई। जो जेड होता है वो एंजाइम बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमिएज एंड ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, PYQ में भी पूछा जा चुका है। तो Z क्या बनाएगा आपका, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और ये तीनों ही एंजाइम आपको किसकी ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होते हैं, किसकी मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं, कैटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं, लैक्टोज के, ठीक है। अब मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर नेम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है T2,4-D। 2,4-D जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्सीन है जिसको यूज़ किया जाता है टू किल दी
किल दी वीड्स, दैट इज़ हर्बिसाइड की तरह, वीडिसाइड की तरह। देन जो GA3 है इट इज़ योर जिब्रेलिन, और इस जिब्रेलिन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ब्रूइंग इंडस्ट्री में, शराब बनाने वाली इंडस्ट्री में। काइनेटिन एक साइटोकाइनिन है, इसकी वजह से जो सेनिसेंस है उसका प्रोसेस रोका जाता है ओल्डर पार्ट्स में। क्या करके? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र करके, मोबिलाइजेशन करके। एब्सिसिक एसिड जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे ही ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा आफ्टरनून में तो स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज होंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो ए का आपका क्या आ जाएगा? 3। तो एक ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी से ये डिस्कस नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट इज़ 128। अब ये जो रिएक्शन गिवन है दैट इज़ ऑफ द ट्राइपालमिटिन, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में। एक लास्ट पे टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशिएंट, जो किसका है? उसमें आपको एक एग्जांपल दी हुई है ट्राइपालमिटिन की, जो एक फैट मॉलिक्यूल है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्राइपालमिटिन है, अगर आप इसका RQ निकाल लोगे तो RQ क्या होता है? कितना CO2 रिलीज़ हुआ, यहाँ पे कितने CO2 रिलीज़ हुए? 102। और कितना ऑक्सीजन यूज़ हुआ ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज़ 145। जब आप इसका रेशो निकालोगे तो वो कितना आता है? 0.7, विच इज़ बिटवीन 0.5 एंड 0.95। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ उसमें डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हुई है लाइफ की, तब से अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो चुके हैं। ठीक है, आपको बताना है कि 6th एक्सटिंक्शन जो अभी हो रहा है, इन प्रोग्रेस में है, वो पहले वाले एपिसोड से कैसे डिफरेंट है। अब ध्यान से समझना, जो पहले 5 एपिसोड हुए थे मास एक्सटिंक्शन के, दैट इज़ एक साथ ही लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। वो नेचुरली हुए थे ड्यू टू द कैलेमिटीज़। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ तो उस टाइम पे मेटेओरॉइड्स स्काई में से आके नीचे टकराए थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे जितने भी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट। बट जो 6th एक्सटिंक्शन है वो हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन, वो नेचुरल नहीं है। और ये पहले वाले एक्सटिंक्शन से कितने टाइम फास्टर है? 100 to 1000 टाइम। तो द प्रेजेंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन रेट आर 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, दैट इज़ इट इज़ रिलेटेड विद द कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड का नाम होता है। फॉर एग्जांपल मैंगो का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ मैंगीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंगीफेरा इंडिका, इसमें 2 वर्ड है। जो पहला वर्ड होता है दैट इज़ जेनेरिक नेम या जीनस नेम। ठीक है, जो सेकंड वर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं हम? स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट। और जब भी आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हो किसी भी नाम को तो आप सेपरेटली इन दोनों वर्ड्स को क्या करते हो? अंडरलाइन। तो और जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल। स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप ध्यान से। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, ट्रू है। और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो किस फॉर्म में करते हो? इन दी इटैलिक्स। जो स्पेसिफिक एपिथेट है दैट इज़ सेकेंड वर्ड, ये किससे स्टार्ट होता है? विद द स्मॉल लेटर, ये भी ट्रू है आपका। थर्ड स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल वर्ड नेम में फर्स्ट वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड कंपोनेंट डिनोट करता है जीनस। ये ऑपोजिट है, फर्स्ट वर्ड इज़ जीनस एंड सेकेंड कंपोनेंट डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं हो रहा है इसकी वोकेबलरी में एंड ग्रामर में। तो आने वाले टाइम में भी इसका जो भी आप नाम दोगे वो क्या रहेगा? एज इट इज़ सेम। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट बताना है आपको एंजाइम जो रिक्वायर्ड है कार्बोक्सिलेशन स्टेप में इन द केल्विन साइकिल। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? RUBP जो शुगर है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसमें क्या ऐड किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाए जाते हैं। तो ये कौन ऐड करता है? आपका RUBP कार्बोक्सिलेज, दैट इज़ रुबिस्को। रुबिस्को का ही पूरा नाम क्या है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनेसी। अब ये नीट का अगर आप NTA ने जो सिलेबस पब्लिश किया था उसमें जो फैमिलीज़ थी उस फैमिलीज़ में ये सोलेनेसी फैमिली मेंशन नहीं थी, बट NCERT में ये गिवन थी तो उन्होंने वहाँ से ये डाल दिया जैसे मर्जी। अब सोलेनेसी का एक मेन फीचर है कि यहाँ पर जो एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन? एपीपेटलस कंडीशन। तो एपीपेटलस में हम करोला और एंड्रोशियम के ऊपर क्या लगाते हैं? कैप लाइक स्ट्रक्चर, एरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एपीपेटलस। तो या तो ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, बट 3rd और 4th नहीं होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें, तो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। कैलिक्स में 5 सेपल होंगे, बट पांचों के पांचों क्या रहेंगे? फ्यूज्ड। तो फ्यूज्ड सेपल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ब्रैकेट में। तो ये ट्रू है। करोला में 5 पेटल्स होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ये भी ठीक है। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन होंगे, फ्री होंगे। और कौन सी कंडीशन है? एपीपेटलस। गाइनोशियम में 2 कार्पल, फ्यूज्ड और सुपीरियर ओवरी जी के नीचे अंडरलाइन। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन लैंड करते हैं ऑन द स्टिग्मा, दैट इज़ दी जीनोगैमी। जो नेक्स्ट मैच दी कॉलम है 135, इसमें अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये कहाँ पर होता है? आपका साइटोप्लाज्म में। ETS कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। प्रोटॉन्स कहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं? इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जब ETS चलता है। और क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ए का क्या आ जाएगा? 3rd। एक ही ऑप्शन में है तो दैट इज़ ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 137 क्वेश्चन का, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द 6th म्यूटेंट कोड। अब जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो बीटा ग्लोबुलिन में नॉर्मल जो कोडोन होता है 6th कोडोन, वो क्या होता है? GAG इन mRNA। बट म्यूटेशन जब हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? GUG में। तो म्यूटेंट कोड पूछा है 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन जीन में, जिसकी वजह से DNA का हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज करेगा और RBC की शेप क्या हो जाएगी? चेंज सिकल शेप में बाइकनकेव से। तो वो कौन सा होगा? GUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 139 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट। तो सेक्सुअल डिसीट जो है वो आपको किस में देखने को मिलता है? ऑर्किड में, जिसका क्या नाम है? ओफायरस। और कौन किसके साथ करता है वो सेक्सुअल डिसीट? एक बी के साथ, जिसका क्या नाम है? बम्बल बी। तो ऑप्शन 3rd इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके जोलॉजी से हैं। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस भी आर फ्रॉम दी जोलॉजी एक्सेप्ट 144। अब 144 में बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन विद ब्लड ग्रुप O वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। अब मदर का ब्लड ग्रुप A है हेट्रोजाइगस, दैट मीन्स कि उसका जीनोटाइप क्या होगा? IA IO। और फादर हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप वाला तो क्या होगा? IB IO। तो इससे 2 गैमेट बनेंगे IA IO, और इससे 2 गैमेट बनेंगे कौन कौन से? आपके IB एंड IO। तो अगर मैं पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाऊँ तो वो क्या बनेगा? पहला IA IB, दूसरा IA IO, तीसरा IB IO एंड 3rd IO IO। तो ये जो IO IO बना है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। IA IO का A, IA IB का AB और IB IO का B। ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप वाले 4 में से कितने हैं? 1। तो 1/4 इज़ 25%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ 148 फ्रॉम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज 2 होती है, एक तो राइबोसोम होती है और दूसरी आपकी क्या होती है? सेंट्रोसोम।
अब इनमें से भी आपको बताना है कि वो वाली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो फाउंड होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या देखने को मिल जाती है आपकी राइबोसोम, तो आंसर इज राइबोसोम। जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल में भी कौन से सेल में मेल नहीं होगी प्रेजेंट, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये क्या रहती है, एब्सेंट। अब इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के बिटवीन रिलेशनशिप बताते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, और दे आर जनरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस केस में होंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, क्योंकि अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की सी में बात करें तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल होगा दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स का ऑल्दो नंबर तो ज़्यादा होगा बट उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, यूनिसेलुलर होते हैं मेनली वो, तो साइज़ स्मॉल है तो बायोमास क्या रहेगा, कम, चाहे नंबर उनका ज़्यादा भी हो। उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है नंबर जू प्लैंक्टन्स का, और जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली होती हैं स्मॉल फिशेस, उनका नंबर इनके कंपैरिजन में बायोमास क्या रहेगा, ज़्यादा। तो स्मॉल फिशेस, देन स्मॉल फिशेस से ज़्यादा बायोमास होगा लार्ज फिशेस का, और लार्ज फिशेस से ज़्यादा बायोमास होगा आपके वेल का। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ये शेप कैसी आ रही है, इन्वर्टेड ट्रायंगल की। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि आपको बताना है 152 में रिगार्डिंग दिस सेल ऑर्गेनेलिज और उनकी इंक्लूजन की, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इट इंक्लूड गोल्जी, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक RER के ऊपर राइबोसोम पेयर होते हैं, ये ट्रू है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास सर्कुलर DNA होता है, ये भी ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो नेटवर्क है इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये फॉल्स है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो कौन से स्टेटमेंट गलत है, A एंड E। तो A एंड E को आप एलिमिनेट कर दो तो आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज़ ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, ज़ूलॉजी से हैं, हाँ, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द सेल साइकिल। कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके हैप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये भी अभी हमने डिस्कस किया हनी बी के केस में। जो मेल हनी बी होता है ड्रोन, जो हैप्लॉइड होता है, ये जब स्पर्म बनाएगा, गैमेट बनाएगा, वो भी हैप्लॉइड होगा, तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें दैट इज़ फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर 163, सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें जो सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC हैज़ अप्रोक्सीमेट 52% प्रोटीन्स, ट्रू है। जो मेजॉरिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो, जो मेजर फॉस्फोलिपिड्स है वो अरेंज होते हैं लिपिड बाइलेयर में, ट्रू है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल फॉर्म द मीसोसोम। अब मीसोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये फॉल्स हो गया। जब भी लिपिड बाइलेयर बनेगी तो उस लिपिड बाइलेयर में जो फॉस्फोलिपिड का टेल वाला पार्ट होगा वो अंदर की तरफ है और ये प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम दी वाटर, इसके साथ वाटर इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो ये भी ट्रू हो गई। फोर्थ, टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग होती हैं एंड प्रोटेक्टेड रहती है बाय द एक्वस मीडियम, ये ट्रू है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बाहर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये भी फॉल्स होगी। तो स्टेटमेंट C एंड E फॉल्स है, जहाँ जहाँ पे भी CE है उसको एलिमिनेट कर दो तो बाकी आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जो बताती है हमें वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज dN/dt इज इक्वल्स टू Rn k माइनस n/k। तो आंसर 1 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 178 कि जो स्विस चीज़ होती है उसमें लार्ज होल्स जो होते हैं उसका रीज़न क्या है। तो वो जो लार्ज होल्स होते हैं या दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 180 कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन जो टू स्पीशीज़ होती है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कोमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज़ बेनिफिट द अदर स्पीशीज़ इज़ हार्म्ड। ये गलत है। पैरासिटिज्म के लिए तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि उसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा दूसरे को हार्म होगा, ये ठीक है। बट कोमेंसलिज्म के केस में एक स्पीशीज़ अनअफेक्टेड रहती है, दूसरी स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो गया आपका, फॉल्स। नेक्स्ट, बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट होती है म्यूचुअलिज्म में, ये ट्रू है। जैसे कि इन केस ऑफ लाइकन एल्गी को भी फ़ायदा होता है और फंजाई को भी फ़ायदा होता है। बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट इन केस ऑफ कोमेंसलिज्म गलत है। कोमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा, ना तो फ़ायदा ना ही नुकसान। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज़ बेनिफिट एंड अदर स्पीशीज़ इज़ हार्म्ड, ये ट्रू है। अमेंसलिज्म के केस में एक स्पीशीज़ हार्म होती है बट दूसरी कैसी रहती है, अनअफेक्टेड, ये भी ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी, डी एंड ई, दैट इज़ ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आपके जो बॉटनी के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते डिस्कशन नीट 2026 का। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू यू।